दिन भर आपने सुना क्या कुछ कहा फडणवीस ने, लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बम बनाम हाइड्रोजन बम के पीछे की फुलझड़ी आखिर निकली कहां से। नवाब मलिक और फडणवीस की लड़ाई दरअसल आर्यन की गिरफ्तारी और ड्रग्स से होते हुए आज बम और हाइड्रोजन बम तक आ गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि नवाब मलिक ने पहले क्या कहा था, उसके बाद अब फडणवीस ने क्या गंभीर आरोप लगाए, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा लिंक है क्या, सीधे सरल आसान भाषा में आपको समझाएंगे। देखिए जरा, नवाब मलिक ने सबसे पहले आरोप लगाया था कि फडणवीस के ड्रग्स पेडलर्स के साथ रिश्ते हैं। नवाब मलिक ने कहा था, उस पर फडणवीस ने आज जवाब दिया है। अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के रिश्ते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, एक ने कहा ड्रग पेडलर से रिश्ते हैं, दूसरे ने कहा अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। नवाब मलिक ने पहले इल्जाम लगाया था कि ड्रग पेडलर के साथ फडणवीस की पत्नी अमृता की तस्वीरें सामने आई। तो फडणवीस ने आज कहा दाऊद की बहन के करीबी के साथ मलिक की रजिस्ट्री है, मलिक और मलिक के परिवार की। नवाब मलिक ने पहले आरोप लगाया था कि ट्रांसफर रैकेट वाले के साथ संबंध है देवेंद्र फडणवीस के। फडणवीस ने आज कहा आरडीएक्स लगाने वालों के साथ मलिक के रिश्ते हैं। ये जो तूतू मैमे है, ये कहां से कहां तक पहुंच गई है, ड्रग्स से अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गई। इससे पहले नवाब मलिक ने कहा था अमृता की एल्बम, यानी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की एक फिल्म आई थी गाना, उसकी एल्बम ड्रग पेडलर ने फाइनेंस की थी। ये आरोप थे नवाब मलिक के। इस पर फडणवीस ने कहा 93 धमाकों के दोषी से कौड़ियों में जमीन खरीदी है नवाब मलिक के परिवार ने। इन इल्जामों के बाद आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं मैं अब कि आखिर कैसे कल 10 बजे हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले नवाब मलिक, लेकिन उससे पहले की बमबाजी ये जरा सुनिए। मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। ड्रग्स में आर्यन की गिरफ्तारी से शुरू हुई सियासी लड़ाई समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े या दाऊद वानखेड़े के नाम से आगे बढ़कर दाऊद इब्राहिम तक पहुंच चुकी है। नवाब मलिक ने इसकी शुरुआत करते हुए फडणवीस पर ड्रग पेडलर से रिश्ते के आरोप लगाए थे, तो जवाब में बम फोड़ते हुए फडणवीस ने भी नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंधों का इल्जाम लगा दिया। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी थी? ये जंग और बड़ी तब हो गई जब नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी अमृता की तस्वीर ड्रग पेडलर के साथ साझा की, तो जवाब में फडणवीस ने जमीन की रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दी, जिसमें दाऊद की बहन के ड्राइवर सलीम पटेल से नवाब के बेटे फराज मलिक ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीद ली। अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। ये कहता है ना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा। ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। ये लड़ाई फडणवीस पर ट्रांसफर पोस्टिंग से होते हुए उनके भाई तक चली गई, तो फडणवीस ने भी पलटवार किया। देवेंद्र जी, आप शायद भूल गए कि जिस दिन आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था
उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंद्र कौन घूम रहा है शहर में। आपको चेताया था मैंने। आपका भाई इस शहर में होटलों में क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमने दी थी। अगर उस समय उस होटल के फुटेज अगर मैं जारी कर देता तो शायद लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। यानी सलीम पटेल और शाह अली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। तो नवाब मलिक और उनके परिवार पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप लगाए देवेंद्र फडणवीस ने। आइए अब आपको सीधे और सरल भाषा में समझाता हूं कि फडणवीस कहना क्या चाह रहे हैं और उनके आरोप कितने गंभीर हैं। देखिए जरा देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जो जमीन खरीदी वो दाऊद के करीबियों से खरीदी। अब कनेक्शन कैसे मिल रहा है देखिए जरा। यह है दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन। दाऊद इब्राहिम की 93 ब्लास्ट में आरोपी है, 93 के धमाकों में आरोपी है। यह है दाऊद की बहन। दाऊद की बहन का नाम हसीना पारकर। दाऊद की बहन का जो ड्राइवर था, इसका ये जो शख्स है ये भी करीबी, इसका नाम है शाह अली खान। 1993 बम ब्लास्ट का आरोपी है ये शख्स। उम्र कैद की सजा हुई, जेल में है ये शख्स। टाइगर मेमन के साथ इसने ट्रेनिंग ली, उस रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री में इसका भी नाम है। दूसरा नाम देखिए, सलीम पटेल, हसीना का ड्राइवर यानी दाऊद की बहन का ड्राइवर ये शख्स है और इसके अलावा बॉडीगार्ड भी रहा। हसीना के साथ ही इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। सलीम पटेल नाम है इसका। सलीम के नाम से खरीदी जाती थी प्रॉपर्टी। क्या दाऊद का पैसा जो भारत आता था उसके जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी इसी के नाम से खरीदी जाती थी। अब देखिए आरोप क्या है। आरोप ये है, ये दो लोगों मैंने आपको दिखाए, सलीम और सरदार। आरोप यह है कि सरदार और सलीम ने जमीन बेच दी नवाब मलिक के परिवार को। आरोप यह है कि सॉलिडस कंपनी जो मलिक के परिवार की थी, इस कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री हो गई। इल्जाम यह है कि सॉलिडस कंपनी नवाब के परिवार की है। 20 साल में 20 लाख में सिर्फ 20 लाख रुपए में पौश इलाके में 3 एकड़ जमीन खरीद ली और खरीदार के रूप में फराज मलिक का नाम भी शामिल है। फराज मलिक आपको बताएं नवाब मलिक के सुपुत्र हैं, यानी नवाब मलिक के बेटे हैं फराज मलिक। नवाब मलिक भी 2019 तक इसी कंपनी से जुड़े हुए थे। 15 लाख सलीम पटेल के खाते में गए, यानी दाऊद की बहन हसीना के ड्राइवर के खाते में 15 लाख रुपए गए। शाह वली को 5 लाख का भुगतान हुआ। 5 लाख का भुगतान बाद में करने की बात हुई। ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई, ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें पूरा कनेक्शन और हकीकत बयां कर रही हैं। जो बात देवेंद्र फडणवीस कहना चाह रहे थे, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर सलीम पटेल, और सलीम पटेल से जमीन खरीदी गई, उसके बाकायदा रजिस्ट्री में नाम है और नवाब मलिक के बेटे के भी नाम है। यह इल्जाम है देवेंद्र फडणवीस का। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। तो नवाब मलिक के परिवार पर दाऊद से, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का आरोप लगा और दूसरी तरफ नवाब के दामाद पर आरोप लगा कि उनके ड्रग्स जो नेक्सस है उससे कनेक्शन है। नवाब के दामाद ये समीर खान को, ये उनके बेटे हैं फराज, जिनको आप देख रहे हैं नवाब मलिक के सुपुत्र हैं, और ये उनके दामाद समीर खान, इनकी गिरफ्तारी हुई थी ड्रग्स के मामले में। तो सवाल यह है कि दामाद ड्रग्स के मामले में आरोपी और बेटे परिवार पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का आरोप। देखिए जरा, जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कैसे ड्रग्स से अंडरवर्ल्ड तक इल्जामों की फहरिस्त है। एक तरफ आप देख रहे हैं, ये है समीर खान, नवाब मलिक के दामाद हैं, और ये है फराज मलिक, नवाब मलिक के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं। इन पर क्या इल्जाम है ये मैं बताने जा रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस ने क्या आरोप लगाए हैं, इसे मूव करेंगे। दोनों की तरफ से जो इल्जाम लगाए गए, समीर खान पर ड्रग्स केस में इनका नाम सामने आया, समीर खान का,
फराज मलिक अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप लगा, क्योंकि उस कंपनी में इनका नाम है और रजिस्ट्री में बाकायदा इनका नाम है। समीर खान जो नवाब मलिक के दामाद हैं, एनसीबी ने ड्रग्स केस में इन्हें गिरफ्तार किया। नवाब मलिक के बेटे दाऊद के करीबी से जमीन खरीदने का आरोप है इनके ऊपर। दामाद पर नवाब मलिक के 13 जनवरी 2021 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और बेटे 2005 में हसीना के ड्राइवर से सौदा किया। नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर ड्रग तस्करी का आरोप था। बेटे फराज मलिक पर 93 धमाकों के दोषी से जमीन खरीदने का इल्जाम। दामाद 8 महीने, लगभग 8 महीने नवाब मलिक का दामाद जेल में रहा। बेटा फराज लगभग 3 एकड़ जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी। तो नवाब मलिक का जो आरोपों की फहरिस्त है वो ड्रग्स से लेकर अंडरवर्ल्ड तक लग रही है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं इन सब से अलग। नवाब मलिक हर रोज समीर वानखेड़े पर हमला कर रहे थे, लेकिन समीर वानखेड़े नवाब मलिक की शिकायत के लिए आज परिवार उनका पहुंचा। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दरअसल एनसीबी ने एक्शन शुरू कर दिया है नवाब मलिक के दामाद के मामले में। ये नवाब मलिक के दामाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी ने जो एक्शन शुरू किया है, अब तक एनसीबी ने एक्शन नहीं किया, यानी समीर खान अब तक जेल से बाहर आ गए थे। नवाब मलिक ने जो आरोपों की झड़ी लगाई और दिल्ली से जो एनसीबी की टीम मुंबई पहुंची है, उसने फिर से नवाब मलिक के दामाद का केस खोल दिया है। देखिए जरा रिपोर्ट। कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दामाद का सवाल उठा रहे थे, उसे गलत तरीके से फ्रेम किया गया। जो समीर खान उनका नाम है, उनको अरेस्ट किया एनसीबी मेरे बेटे ने, इसीलिए वो मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे ये सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं। तो ये जो दावा किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। आपके सन इन लॉ अरेस्ट हुए थे, उसका बदला ऐसे निकालना ये बहुत गलत बात है। फिर मुश्किल में नवाब मलिक के दामाद। एनसीबी ने फिर खोला समीर खान का केस। जिस दामाद की गिरफ्तारी को लेकर नवाब मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी, अब उनके दामाद समीर खान की मुसीबत एक बार फिर बढ़ने वाली है। एनसीबी की नई एसआईटी ने एक बार फिर समीर खान का केस खोल दिया है। इस केस से जुड़े लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बिजनेसमैन करण सजनानी को एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। मुंबई में चल रही आरोपों की बमबारी में नवाब मलिक लगातार दामाद समीर खान को फंसाए जाने का आरोप लगाते रहे हैं और वानखेड़े की फैमिली नवाब मलिक के आरोपों को समीर की गिरफ्तारी का बदला बता रही है। तो ये जो दावा किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। कुल मिला के 7.5 ग्राम शाइस्ता फर्नीचर वाला के पास जो मिला वो मैरिजुआना है। बाकी सारी चीजें ये हर्बल टोबैको है, इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं ये रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूँ। आपके जवाई को, जो समीर खान उनका नाम है, उनको अरेस्ट किया एनसीबी मेरे बेटे ने, इसीलिए वो हमारे ऊपर, मेरे बेटे के, मेरे बेटी के, मेरे बहू के और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे ये सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं। आपके सन इन लॉ अरेस्ट हुए थे कोई भी चीज़ के लिए, तो उसके अंदर उसका बदला ऐसे निकालना ये बहुत गलत बात है। उससे अच्छा आप उनको रिफॉर्म करें, उनको बेगुनाह प्रूव करने की कोशिश करें। समीर खान को एनसीबी ने 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। समीर खान पर 194.6 किलोग्राम गांजा खरीद, बिक्री और साजिश का आरोप है। 8 महीने जेल में रहने के बाद 27 सितंबर को समीर को जमानत मिली। फिलहाल इस केस के पन्ने एक बार फिर पलटे जाने लगे हैं और इस बार जांच का जिम्मा डीडीजी संजय सिंह के हाथों में है। जल्द ही आरोपों की सारी असलियत सामने आ जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं, आज फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाए। कल नवाब मलिक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर संग्राम मचा है। देखिए जरा, फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सोशल मीडिया पर देखिए क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यानी फडणवीस ने जो बम फोड़ा उसके बाद विरोध में लिखा गया कि 1993 ब्लास्ट में 257 की मौत हुई, 713 जख्मी हुए और समर्थन में लिखा गया तमाम साजिशें ड्रग्स गठजोड़ को छिपाने के लिए की गई। किसी शख्स ने आगे लिखा, क्या 3 एकड़ प्रॉपर्टी 30 लाख में फाइनेंस के लिए बेची? तब समर्थन में किसी ने लिखा कि हो सकता है कल इससे भी बड़ा खुलासा हो। विरोध में एक ट्वीट किया गया, मुंबई की राजनीति न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो गई है। इसे आगे मूव करेंगे, फडणवीस को एक्सपोज करेंगे नवाब मलिक, यानी कल एक और बड़ा खुलासा हो सकता है और फडणवीस को नवाब मलिक अब एक्सपोज करेंगे। एक ने विरोध में ट्वीट किया नवाब मलिक के विरोध में कि देशद्रोहियों से खरीदी यह रिश्ता क्या कहलाता है, यानी दाऊद और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों से खरीदी गई चीजें, यह रिश्ता क्या कहलाता है। तो उनके समर्थन में ट्वीट हुआ, सबूत है तो फडणवीस ने सीएम रहते हुए आखिर कुछ क्यों नहीं किया जब देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री थे। विरोध में एक शख्स ने लिखा, जब सब जानते हैं तो पहले क्यों नहीं बोले फडणवीस। तो समर्थन में किसी ने ट्वीट किया कि भ्रष्टाचारियों को बेनकाब कर रहे हैं दरअसल नवाब मलिक। विरोध में एक ट्वीट हुआ कि कीचड़ उछालते उछालते कीचड़ में जाना तय है। तो समर्थन में लिखा, अपनी चोरी छिपाने के लिए नवाब मलिक पर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी ने विरोध में लिखा, पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, यानी देवेंद्र फडणवीस के लिए नवाब मलिक के बारे में लिखा, पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता। समर्थन में किसी ने लिखा, जब सीएम थे तो खुलासे क्यों नहीं किए। देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछते हुए लिखा, किसी ने लिखा, कह रहे पटेल से दाऊद का रिश्ता नहीं जानते। किसी ने समर्थन में कहा, सभी नेताओं की जांच करने की जरूरत है। विरोध में लिखा, पूरी मुंबई को पता है, मंत्री को पता नहीं है। समर्थन में किसी ने लिखा, सभी नेताओं को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। आइए, तो इन आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार के बीच समीर वानखेड़े और उनका परिवार आज राजभवन पहुंचा नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समीर वानखेड़े की पत्नी, उनकी बहन यास्मीन को आप देख रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, उनसे मिलने पहुंचे समीर वानखेड़े के पिता शिकायत करने के लिए। जिस तरह से रोज उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ शिकायत की, परिवार का क्या कहना है, ये आपको बताते हैं। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की जंग लगातार तेज होती जा रही है। नवाब मलिक के आरोपों के खिलाफ अब समीर वानखेड़े के परिवार ने भी मोर्चा खोल दिया है। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का परिवार आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने गया था। इनमें समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े भी शामिल थे। सभी शाम 5 बजे राजभवन पहुंचे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्यपाल से वानखेड़े परिवार की मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। इस दौरान समीर वानखेड़े के परिवार ने नवाब मलिक के आरोपों को लेकर राज्यपाल से बात की और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। लगभग 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद समीर वानखेड़े का परिवार राजभवन से निकल गया और इस दौरान उन्होंने बताया कि कल औरंगाबाद में SC/ST एक्ट के तहत वो नवाब मलिक के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराएंगे। जरा समीर वानखेड़े के पिता को, उनकी पत्नी को, उनकी बहन को, पूरे परिवार को सुनिए। जो भी है हमने सब बता दिया है, जो अभी हमारे साथ हो रहा है। देखिए, ये सच की लड़ाई है। हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपना बहुत बड़ा कंप्लेंट है और ये ऐसा हम रोना नहीं गाने गए थे। हमने सिर्फ इतना ही कहा है, ये सच की लड़ाई है, हम ये लड़ने वाले हैं। हमें सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत है और वो स्ट्रेंथ का आश्वासन उन्होंने हमें काफी आश्वासन दिया है। हमने निवेदन की, वी हैव इन्फॉर्म्ड हिम व्हाट इज हैपनिंग और बोला है धैर्य रखिए। इतने घर के ऊपर नहीं हुई है, इतनी महिलाओं को नहीं लिया गया उसके अंदर, वो मैंने बात की। आश्वासन दिया कि औरतों को जस्टिस दिया जाएगा और काफी अच्छा रहा। राज्यपाल साहब को हमारा निवेदन देने के लिए आए हैं और हम लोगों ने निवेदन दिया है। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया सर? राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, बस इतना आश्वासन दिया। हम लोग तो निवेदन देने को आए थे, हमने निवेदन दे दिया। तो ड्रग्स, समीर वानखेड़े, नवाब मलिक, फडणवीस के बाद अब बात करते हैं रफाल पर बवाल की। जी हां, रफाल को लेकर एक बार बाकायदा रफाल में
रिश्वत का खेल सामने आया है। एक बार पूरा चुनाव इसी रफाल विमान पर लड़ा गया, एक जिन निकाला गया और यह कहा गया कि दरअसल रफाल में भ्रष्टाचार हुआ है। अब एक जिन उनके खिलाफ निकलकर सामने आ गया जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। आइए आपको बताने जा रहा हूं, रफाल आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, आखिर रफाल में हुआ क्या है। सीधे सरल शब्दों में आपको बताता हूं कि आखिर रफाल को लेकर क्या बवाल मचा है। एक बार फिर देश में रफाल को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। रफाल सौदे को लेकर एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। दरअसल रफाल घोटाले का जिन अब बाहर आया जब फ्रांसीसी मैगजीन मीडिया पार्ट ने रफाल सौदे से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में रफाल सौदे में घूस दिए जाने का दावा किया गया है। फ्रांस की इस मैगजीन ने दावा किया है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने भारत से सौदा करने में मदद की। इसके लिए एक बिचौलिए को बाकायदा रिश्वत दी गई। रिश्वत के तौर पर करीब 7.5 मिलियन यूरो का भुगतान किया गया, यानी सौदे में लगभग 65 करोड़ की घूस दी गई। और यह कब हुआ? 2007 से लेकर 2012 के बीच, जिस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। यह रिश्वत दी गई, जिस बिचौलिए को रिश्वत की रकम दी गई उसका नाम सुषेन गुप्ता है। उसने मॉरिशस में 65 करोड़ की रिश्वत ली जो उसे दसॉल्ट एविएशन ने दी। रिश्वत की रकम का भुगतान करने के लिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, रफाल में कमीशन खोरी का आरोप सुषेन गुप्ता पर लगा है। ये वही सुषेन गुप्ता है जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में भी नाम आया था। और आपको बताऊं, फिलहाल इस हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। रफाल जेट के बहाने एक बार फिर सियासी अटैक शुरू हो गया है। बीजेपी रिपोर्ट का हवाला देकर यूपीए शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस के निशाने पर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी हैं। सुनिए जरा। नो करप्शन क्लॉज जो होता है, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उसका ये एक स्तंभ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है। और वो आपने खुद हस्तक्षेप करके हटवाया। आपको देश के हितों से क्या दुश्मनी है, हम यह जानना चाहते हैं। कि जहां तक रफाल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। ये इंटेग्रिटी क्लॉज खुद हस्तक्षेप करके हटाया। क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार करते रहे। विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। तो रफाल पर एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। मिट्टी के लाल को सलाम। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ, कल पद्म पुरस्कार दिए गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्हें पद्म सम्मान दिया गया। ये देखिए, प्रधानमंत्री उन लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह आम लोग, वो लोग जो जमीन से जुड़े हैं, जो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, जो इस देश के बारे में सोचते हैं, उन्हें पद्म सम्मान दिया गया। आइए एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। वो लोग जिनको आज से पहले आप नहीं जानते थे, जो जहां मौजूद थे अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, वहां लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग कर रहे थे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उनके लिए, लोगों के लिए, देश के लिए। ये पहली तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तुलसी गौड़ा जी को सम्मान दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं। तुलसी गौड़ा जी जब पहुंची वहां सम्मान लेने के लिए, तो पैरों में चप्पल तक नहीं थी। आपको बताऊं, तुलसी गौड़ा कभी स्कूल नहीं गई आज तक। पद्मश्री अवार्ड के लिए नंगे पांव दिल्ली पहुंची। और इतना ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया है। अब तक 30,000, जी हां, 30,000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी हैं तुलसी गौड़ा जी, सोचिए जरा। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है तुलसी गौड़ा जी को।
72 साल की उम्र है, आदिवासी हैं और कर्नाटक से आती हैं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो अकलौती नहीं थी, एक और चेहरा देखिए। मोहम्मद शरीफ को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे किस तरह से मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर, मोहम्मद शरीफ को पद्म सम्मान से नवाजा गया। मोहम्मद शरीफ के बारे में आपको बताता हूं, देखिए जरा। पेशे से साइकिल मैकेनिक हैं मोहम्मद शरीफ, साइकिल बनाते हैं। समाज कल्याण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जरा खासियत देखिए क्या किया है मोहम्मद शरीफ ने। दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही है। कोरोना के दौरान लगभग 25,000 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार किया है मोहम्मद शरीफ ने। 25,000 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार। कौन लोग थे मोहम्मद शरीफ नहीं जानते, लेकिन उनके विधि विधान से अंतिम संस्कार किया मोहम्मद शरीफ ने। हर धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं शरीफ। और आपको बताऊं कि बेटे को अंतिम संस्कार नहीं मिला तो ये बीड़ा उठाया, यानी मोहम्मद शरीफ के बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। उसके बाद से वो उन लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। ऐसे 25,000 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अयोध्या निवासी हैं, 83 साल इनकी उम्र है और शरीफ चाचा भी इन्हें कहते हैं। एक और शख्सियत से मिलिए, इनका नाम है दलवई चलापथी राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कैसे उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें पद्म सम्मान दे रहे हैं। इनके बारे में जरा जान लीजिए। दलवई चलापथी राव, कला के क्षेत्र में इनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। जी हां, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। कठपुतली कला में पारंगत हैं दलवई राव। प्रधानमंत्री जिस तरह उनसे मिल रहे हैं, जिस तरह उनके हाथों को अपने हाथों में ले रखा है, वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। 13 साल की उम्र से कठपुतली शो कर रहे हैं दलवई जी और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में जौहर दिखा चुके हैं। ऐसे लोगों को चुनकर सम्मान दिया गया जो वाकई इसके हकदार हैं। आंध्र के अनंतपुर निवासी हैं, 84 साल इनकी उम्र है। एक और शख्सियत से मिलिए जिन्हें पद्म सम्मान से नवाजा गया। देखिए जरा, प्रधानमंत्री उनके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़े हुए हैं। इनका नाम है M.K. कुंजाल। समाज में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया, क्योंकि पहले पद्मश्री ऐसे लोगों को दिया जाता था जो शायद भले ही इसके लायक ना रहे हो, लेकिन इस बार जमीन से जुड़े लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया। देखिए जरा, दलित समुदाय से आते हैं M.K. कुंजोल। दलितों के लिए दशकों से काम कर रहे हैं कुंजोल और चुनाव लड़ा, लेकिन किसी पार्टी के साथ आज तक नहीं जुड़े। केरल के रहने वाले हैं, 82 साल उम्र है इनकी। तो ये वो चेहरे थे जिनको पद्म सम्मान से नवाजा गया। ऐसे लोग जो लोगों के लिए जिन्हें नहीं जानते, उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हकीकत में यही पद्म अवार्ड और इस तरह के सम्मान के हकदार हैं। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।